स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं अब खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर शिकोहाबाद से लेते हैं। शिकोहाबाद शहर को किया गया है लॉक। 3 दिन ये बाजार यहां के बंद रहेंगे। 18, 19 और 20 जून को बंद रहेंगे बाजार। सिर्फ मेडिकल स्टोर को ही खोलने की इजाजत दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन का ये फैसला लिया गया है। तो शिकोहाबाद शहर के बाजार को 3 दिन बंद रखा जाएगा। पूरी तरह से लॉक किया गया है और ये तारीखें हैं 18, 19 और 20 जून को। बताया जा रहा है कि सिर्फ इस दौरान मेडिकल स्टोर को ही खोला जाएगा। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला किया है। भारत और चीन की सीमा विवाद के बीच भारत को एक बड़ी सफलता मिली है और भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। यूएनएससी में भारत निर्विरोध चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत श्रेणी में अस्थायी सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था। अब भारत वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बनने जाएगा। खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान समेत 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर 20 जवानों को शहीद होने के बाद अब पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है और ताजा हालात पर चर्चा की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारत की वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। और इधर भारत चीन सीमा विवाद के बीच ताइवान भारत के समर्थन में उतरता दिखाई दिया। ताइवान के समाचार पोर्टल ने एक दिलचस्प तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें भगवान श्री राम और ड्रैगन के बीच युद्ध होता दिखाई दे रहा है और उस पर लिखा है कि भारत के राम चीन का करेंगे काम तबाह। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत के टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत कहा गया है कि ये चीन के उपकरणों का इस्तेमाल कम से कम करें और अगर चीन की कोई बिडिंग हो तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। साथ ही टेलीकॉम मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि वो भी नए सिरे से विचार करें। संचार विभाग और बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि 4G सुविधा के अपग्रेड में किसी भी चीनी कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। और चीनी हमले में भारत के 20 जवानों के शहीद होने से लोगों में काफी गुस्सा है। देश भर में लोग चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्नाव में भी लोगों ने चाइनीज सामान का बहिष्कार कर उनकी होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। चाइना इस क्रम में जो है हिंदू जागरण मंच के इस विरोध में जिस तरह से चाइना ने किया है उसके विरोध में आज चाइनीज वस्तुओं को की होली जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। और दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट अब घटाए जाएंगे। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी लैबों में कोरोना वायरस टेस्ट का रेट अब 2400 रुपए तय किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा, यानी अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट जो पहले 4500 की बजाय अब 2400 में होगा और प्राइवेट लैब ये टेस्ट करेंगे। और जौनपुर और प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। बात अगर जौनपुर की करें तो यहां पर पमवारा इलाके के आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि प्रतापगढ़ के रानीगंज में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यहां लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे और इसी दौरान बारिश हुई, बिजली गिरी जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। इस पूरी घटना पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। और दिल्ली से फरार चल रहे 50,000 के नामी बदमाश को मुरादाबाद में दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी अजय उर्फ गंजा उस वक्त पुलिस के हाथे चढ़ा जब पुलिस चेकिंग के दौरान उसने बाइक से भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हो गया।
अजय उर्फ गंजा दिल्ली के आरामबाग का रहने वाला है और उस पर हत्या समेत तमाम गंभीर अपराध दर्ज है। बदमाश के पास से बाइक और हथियार भी बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं, उसकी तरफ से फायर आया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें ये बदमाश घायल हुआ। ये बदमाश है अजय उर्फ गंजा, ये दिल्ली पहाड़गंज का रहने वाला है। ये 2018 में 302 का मुकदमा लिखा गया था। इसमें ये 50,000 का इनामी है सदर बाजार थाना से। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है, अभी से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास है एक तमंचा, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए हैं, साथ में एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त थी। और कासगंज के गांव सूरतपुर खुशकरी में रास्ते के विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जैसे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ से 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। इसमें एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले दबंग और इससे पहले भी जमीन को लेकर एक वृद्ध महिला की हत्या कर चुके हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। भाई के साथ घटना आ रहे थे, हम पता ही कर गए। इतने में उनके घर से होके गुजरे, हम उनके परिवार वाले आ गए, मेरे को मारा बहुत। इतने में बीच बचाव में भाई आ गए थे। भाई आ गए तो मैं घर तक गया, इतने में भाई को उनके सरिया हथियार वगैरह वो निकल रहा है, बंदूक वगैरह, उनको दोनों भाई को मार दिया उन्होंने। दोनों पक्ष में आपस में रास्ते को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष वहाँ से निकल रहा था, दूसरा पक्ष दुर्गी के पक्ष वालों ने उनको रोका वहाँ जाने से। उसमें खेमकरण उनके परिवार वालों के साथ में मारपीट हुई, जिसमें हजारी की मृत्यु हो गई है। उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष अभी डॉक्टरी हुई, दोनों पक्ष अस्पताल में भर्ती हैं। आगे विधिक कार्रवाई करके सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तारी की जा रही है। और उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रवासी श्रमिकों से भरी एक निजी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 19 यात्री घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से हादसा हुआ। बस में सवार सभी 42 मजदूर राजस्थान से बंगाल की ओर अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 272 पर एक बस जो कि राजस्थान अलवर से पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही थी, चालक को नींद आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में कुल 42 लोग सवार थे, जिसमें से 19 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं है। बांदा में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गंगा चरण की उम्र 72 साल थी और वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान धंधा चौपट हो जाने से उनके सामने आर्थिक तंगी आ गई और उन पर 50,000 का कर्ज भी था। इससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक गरीब कृषक हैं और इनके ऊपर कुछ लोगों का कर्ज था और बैंक का भी कर्ज था। इस कारण इन्होंने जो है अपना आर्थिक तंगी के कारण जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। गयाचरण प्रजापति, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, ये अपने घर से निकल करके गए थे गौरी कला रोड पर। वहाँ पे रोड से 100 मीटर अंदर इन्होंने बबूल के पेड़ में लटक करके फांसी लगा ली थी और पुलिस सूचना मिलने पर इसमें जांच की पीएम पंचायतनामा सभी कार्रवाई कर रही है। और बांदा के केन नदी में एक वृद्ध का शव संदिग्ध हालत में तैरता हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने मृतक की पहचान राधेश्याम तिवारी निवासी कटरा के तौर पर की है। राधेश्याम के परिजनों के मुताबिक 66 साल के बुजुर्ग घर से निकले, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गए। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इनकी लाश केन नदी से हमारे पूरागढ़ नामक प्लेस पे मिली है। उसका पीएम और पंचायतनामा करवाया गया और पीएम में इसका कारण ड्राउनिंग आया है, एस्फेक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग इनके मृत्यु का कारण। मथुरा में कई पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण के बाद पुलिस विभाग ने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की है। ये प्रदेश का पहला जिला है जहां पर लोगों की समस्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनी जाएगी। एसएसपी ने बताया कि लोगों के साथ पुलिसकर्मियों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये पहल की गई है। देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है।
और साथ ही साथ फरियादियों को उनकी समस्या के बारे में जनसुनवाई करने का भी बहुत महत्व है। इन दोनों में बैलेंस बिठाने के लिए एक नया प्रयोग पुलिस ऑफिस जनपद मथुरा में शुरू किया गया है, जहां जो फरियादी आते हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ ऑफिस में कनेक्ट किया गया है। उनकी समस्या जो है वो वीडियो के माध्यम से सुनी जाती है, उसी में उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जो उनका प्रार्थना पत्र है वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही लिया जाता है ताकि फिजिकल कांटेक्ट ना हो सके। और वाराणसी के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन पर कोविड वार्ड बनाए गए हैं। ये वार्ड ट्रेन की बोगियों में बनाए गए। क्या खासियत है स्पेशल कोविड ट्रेन की, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि पांडे। कोविड-19 से लड़ने के लिए योगी सरकार की तैयारियां कितनी दुरुस्त हैं, इसकी वानगी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रही है। यहाँ वाराणसी के 2 बड़े रेलवे स्टेशनों पर, एक मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन और एक कैंट रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 स्पेशल ट्रेन लगाए गए हैं, ताकि यदि संख्या बढ़ती है तो जो मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पे आइसोलेशन पूरा वार्ड बनाया गया इन ट्रेन के अंदर। आप बाकायदा देख सकते हैं कि बाहर मच्छरदानी लगी है और अंदर पूरा जो एक बोगी का जो एक कोच होता है, एक पूरा सीट होता है, उसको अस्पताल के बेड की तरह एकदम परिवर्तित किया गया है। ऑक्सीजन लगाए गए हैं और एक में सिर्फ 2 मरीज को रखा जा सकता है। पूरे अगर 10 बोगियों की अगर बात करें तो मैक्सिमम 107 लोगों का, एक पूरे ट्रेन में 107 लोगों की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं उनका इलाज कराया जा सके। और अगर यदि संख्या बढ़ती है तो बेडों की कमी ना हो पाए और आराम से उनका इलाज हो सके और ठीक होकर वो अपने घर जा सकें। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात से सुकून दे रही हैं कि यूपी में यदि हालात बिगड़ते हैं तो कम से कम दिल्ली जैसे हालात नहीं होंगे। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कानपुर में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 60 हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन की लापरवाही जारी है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है। शहर में दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं कानपुर के फूलबाग में, मेरे ठीक सामने आप देखिए जिला सूचना का ये कार्यालय है। इससे सटा हुआ पूरा इलाका जहां मैं खड़ा हूं वो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से मरीज मिले थे और अधिकारियों की लापरवाही देखिए, इसे कैसे जुगाड़ से पानी की गुमटियां और उसके बाद ठेला, उसके बाद प्लास्टिक की पाइप लगाया। यहाँ कोई भी व्यक्ति ने जिसकी जहाँ मर्जी हो आ रहा है, किसी ने मास्क लगाया, किसी ने नहीं लगाया, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशन के घूम रहे हैं। यह हाल तब है जब शहर में 30 मौतें हो चुकी हैं, 56 हॉटस्पॉट एरियाज हैं और 300 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं, 764 मरीज मिल चुके हैं। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर प्रशासनिक अधिकारी अभी भी खाना पूर्ति में लगे। शायद उन्हें इंतजार है और मौतों का और ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, इसीलिए यहां इन क्षेत्रों में प्रिकॉशंस को दरकिनार किया गया है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अनलॉक 1 के बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी लोग सफर करने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की 10,000 बसें हैं, लेकिन कोरोना काल में महज 5 से 6,000 बसों को ही संचालित किया जा रहा है। जहां आम दिनों में इन बसों में यात्रियों की संख्या 2 से 2.5 लाख रोजाना होती है, वहीं अब 17 दिनों में सिर्फ 6 से 7 लाख यात्रियों ने कुल सफर किया है। संचालन में यूपीएसआरटीसी को बड़े घाटे उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लंबे रूट की बसों में बिना यात्रियों के या कम यात्रियों के ही वो बस ले जाने को मजबूर है। 1 में 1 जून से उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरटीसी की बसों को शुरू कर दिया गया। यूपीएसआरटीसी के पास उत्तर प्रदेश में 10,000 के आसपास बसों का बेड़ा है, जिसमें रोजाना लाखों यात्री सफर करते थे। अनलॉक 1 में सहूलियतों के साथ लोगों को सफर करने की इजाजत दी गई, लेकिन कोरोना का भय इस कदर है कि अभी भी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1/3 से भी कम है। यानी आम दिनों में एक बस में जहां 50 के आसपास लोग बैठकर सफर करते थे, अब उस बस में 10 सवारी भी मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कंडक्टर भी इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि उनका पूरा कोटा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कितने फीसदी लोग सफर कर रहे हैं अभी? जी लगभग 10%, 12%। 10-12%। आम दिनों में कितने यात्री सफर कर लेते थे आपकी बस से? 50 से 52 एक बार में। जी। दिन भर में कितने राउंड लगा लेते थे आप? 2 अप डाउन करके, मतलब 4। जी जी। तो 200 आदमी सफर कर लेता था। जी जी। अभी कितना कर रहा है? अभी 10 या 11। 10 या 11। नॉर्मल दिनों में कितनी बसें यहाँ से चलती हैं कैसरबाग से?
हरदोई के लिए हर 10 मिनट पे गाड़ी थी। अब आधे घंटे पे चल रही है तब भी इनकम नहीं आ रही है। अब आधे घंटे पे चल रही गाड़ियां है तब भी इनकम नहीं आ रही है, क्योंकि पैसेंजर डरा हुआ है। जिनको बहुत जरूरी काम है केवल वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बाकी आम दिनों की तरह कोई पैसेंजर बाहर नहीं निकल रहा है। तो लग रहा है बहुत अर्जेंसी वाले ही लोग सफर कर रहे हैं। जी, लोग निकल नहीं रहे हैं। लोग निकल नहीं रहे। लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत वापस से कुछ लॉकडाउन वगैरह कर सकती है। ये रीजन समझ में आ रहा है, लोग निकल नहीं रहे। कोरोना का डर है, कोरोना का डर है और निकल अब ये डर गए हैं तो कुछ लॉकडाउन होने की वजह से आदमी कम निकल रहा है। अच्छा, 1 जून से आज 17 जून हो गई। 17 दिनों में रोजाना सफर करने वालों की तादाद 2 से 2.5 लाख होती थी, जबकि अभी तक कुल जो सफर करने वाले यात्रियों की संख्या है वो 5 से 6 लाख ही पहुंच सकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कहीं ना कहीं कोरोना का भय लोगों के जहन में है, लिहाजा लोग सफर करने से थोड़ा बच रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बांदा जिले के तमाम प्रवासी मजदूर कोरोना के दौर में अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इनके सामने रोजी रोटी का संकट बरकरार है। लेकिन करतल गांव में इन मजदूरों की मदद के लिए गांव के जमींदार आगे आए हैं और करीब 22 भूमिहीन मजदूरों को विलुप्त हो चुकी नदी के किनारे की बंजर जमीन की, जिससे वो खेती कर अपने परिवार के पालन कर सके, लेकिन जमीन के आसपास सिंचाई सुविधा ना होने के चलते मजदूरों ने विलुप्त हो चुकी नदी को ही जिंदा कर दिया और सबने मिलकर खोद दिया, नदी को जिंदा कर दिया। करीब 2 किलोमीटर की नदी को इन मजदूरों ने 7 दिन में खोदा और ग्रामीणों ने इसके भोजन के साथ दूसरे तरीके से भी मदद की। बिना किसी सरकारी मदद के मजदूरों ने नदी को जिंदा कर मिसाल पेश की है। बेहतर जिंदगी की उम्मीद भी अब इससे जागी है। हम लोगों ने कोशिश की कि कम से कम इसको साफ करके अपना गांव बचाया जाए। और सेकंड बात यह है कि हमारे यहाँ जो नहर आती है कभी कभार चली जाती है, तो इसका पानी अपने खेतों में सिंचित किया जाए। हाँ, जानकारी हमें ये मिली है कि जो यहाँ के बड़े लोग हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बाहर से आए हुए हैं और आपके पास काम भी नहीं है तो आप हमारी जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है उस ज़मीन को ले लीजिए सिर्फ 1 साल के लिए और इस पे अपना खेती करिए, धान गेहूँ या सब्जी लगाइए, तो इससे आपका पेट पल सकता है और आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। तो इसको हमने खुदाई करवाई है रमजान में, इसके स्रोत खुलवाए हैं कि पानी निकलने लगेगा तो हम सब लोगों की किसानी के लिए पानी का उपलब्ध हो जाएगा, तो हमारी खेती बाड़ी होने लगेगी। कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो हम गरीबों को थोड़ा थोड़ा खेती दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग धान बान अपना भरण पोषण करेंगे। और गोरखपुर में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां पर ब्रह्मपुर ब्लॉक के साधन सहकारी समिति क्रय केंद्र पर 250 क्विंटल सरकारी गेहूं बाहर रखा हुआ है, जो बारिश से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसे प्लास्टिक और तिरपाल से ढक तो दिया गया है, लेकिन तेज बारिश में ये नाकाफी साबित हो रहा है। इससे बोरियों में रखे गए गेहूं में नमी आने से गेहूं जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस सरकारी अनाज को अब तक सरकारी गोदामों में नहीं रखा जा सका है। समिति के सचिव का कहना है कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन बावजूद इसके अनाज को गोदामों के भंडारण में का नहीं करवाया गया है। ये जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। साधन सहकारी समिति के सचिव के मुताबिक गोदामों में जगह न होने की वजह से गेहूं की बोरियों को बाहर रखा गया है। भंडारण के लिए गोरखपुर जिले में 3 गोदाम बनाए गए हैं। कुंडाघाट, नकहा और गोंडा, ये तीनों गोदाम पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और गेहूं को गोदामों के भंडारण के लिए गेहूं लदे खड़े ट्रकों को 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। पानी लग जा रहा है खाली होने में। फिलहाल इसमें जगह नहीं है, खाली करने में समस्या आ रही है। तो गाड़ी 4 दिन से लोड करके खड़ी है, गोदाम पे खड़ी है, 3 दिन हो गया यहाँ पर। अभी खाली करने का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे जगह बता रहे हैं साहब लोग की जगह नहीं है गोदाम में। और खबर गाजियाबाद से, यहाँ पर 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई। 24 घंटे में 35 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। गाजियाबाद में अब तक 718 कोरोना पॉजिटिव हैं। अब तक 413 डिस्चार्ज हुए हैं और 273 एक्टिव मरीज गाजियाबाद में हैं। बस्ती में 36 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जिले में अब 298 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 200 लोग कोरोना से जंग जीतकर घर भी लौट चुके हैं। अब तक जिले में 12 लोगों की मौत हो गई है। बस्ती में अब 98 कोरोना एक्टिव केस है।
फिरोजाबाद में 24 घंटे में मिले 22 कोरोना पॉजिटिव केस। शिकोहाबाद में पिता पुत्र की कोरोना के चलते मौत। संक्रमितों का आंकड़ा अब 423 तक जा पहुंचा है। एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिला है। सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर के 2 कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की चेन तोड़ने में जिला प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।